हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल। इस टॉपिक में आ जाता है जैसे कि रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क और अर्थ समिट, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसमें पढ़ेंगे कौन इसको मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। ये हुई थी 1971 में, इन्फोर्स किया गया 1975 में। ये हुई थी तेहरान, जो कि कैपिटल है ईरान की। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका काम क्या था, मोटिव क्या था, एम क्या था। इसका एम था वेटलैंड को प्रिजर्व करना। वेटलैंड्स में आ जाती हैं जैसे लेक्स, मार्शिस, मैंग्रोव्स, पॉन्ड्स, एस्चुरीज, ये सारे आ जाते हैं वेटलैंड्स में। आपको पता होगा वेटलैंड और लेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सो हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ इट। इंडिया इसका मेंबर है। थर्ड है, देयर आर करंटली 37 रामसर साइट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले 27 थी 2019 तक, अभी 2020 में 10 और साइट्स इंक्लूड की गई हैं, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे कौन कौन सी साइट्स हैं। सो अभी टोटल साइट्स हैं 37। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। रामसर कन्वेंशन है वो इन 5 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है, जैसे कि IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, WWT इंटरनेशनल। ये पांचों हमें याद रखनी है। फिर रिपीट करते हैं, IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWT इंटरनेशनल। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही रेलेवेंट रहेंगी। जैसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी रामसर कन्वेंशन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है, तो उसका आंसर आ जाएगा IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, वेटलैंड इंटरनेशनल एंड WWT इंटरनेशनल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, साइट्स 1973। ये 1973 में ट्रीटी की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका एम क्या था। प्रिवेंट इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड था एंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसको रोकने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। जो भी आपके कमिटमेंट दी जाएंगी इस ट्रीटी के अंदर, आपको उनको लीगल वे में फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो साइट्स है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है या नहीं है, तो उसका आंसर आ जाएगा ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज 1979। साइट्स हुई थी 1973 में, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में और इन्फोर्स हुआ था 1975 में। जो ये कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ये हुआ था 1979 में। कई बार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी थी, और 3-4 ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका काम क्या था, इसका एम क्या है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसका मोटिव है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स में जैसे आ जाते हैं, चाहे वो एम्फीबियन हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का बर्ड हो, सभी तरह के बर्ड्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेटरी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आल्सो नोन एज द बोन कन्वेंशन। इसको बोन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इट इज़ अंडर द एजिज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। सो इसको आपको ध्यान में रखना है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज करती है। सो उसका आंसर आ जाएगा UNEP। सो ये कब स्टार्ट हुई थी, 1979। मोटिव क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, आल्सो नोन एज द बोन कन्वेंशन अंडर द एजिज ऑफ द UNEP। ये 3 पॉइंट रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जी। नेक्स्ट है विनय कन्वेंशन 1985। मोटिव क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। की पॉइंट्स क्या रहेंगे, इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स। एक तरह की कन्वेंशन थी, इसमें कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं लाए गए थे। आगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा वो लीगली बाइंडिंग है, जितने आप टारगेट अडॉप्ट करेंगे आपको उतने मानने भी पड़ेंगे आगे। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इसका एम क्या था, टू कंट्रोल ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो ओजन की डिप्लीशन है उसको रोकना था। सब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ ए प्रोटोकॉल टू द विनय कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजन लेयर। आपको बताना चाहता हूँ कि
जो विनय कन्वेंशन था उसका ही प्रोग्रेशन था। जैसे कल को आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका प्रीडिसेसर कौन था, तो उसका आंसर आ जाएगा विनय कन्वेंशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सल ट्रीटी रेटिफाइड बाय द ऑल यूएन कंट्रीज। ये वन ऑफ द यूनिक ट्रीटी है जिसने सभी यूएन मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया, इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया, चाइना, सभी ने इसको फॉलो किया। सो लीगली बाइंडिंग टारगेट है इसमें। जो भी आप टारगेट अडॉप्ट करते हैं, जो भी आप टारगेट डिसाइड करते हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, या जो भी कंट्रीज डिसाइड करती हैं मिलकर उनको लीगली बाइंडिंग टारगेट हैं जो मानने ही पड़ेंगे। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टारगेट ओनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CH4, इन चीज़ों को ही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है टारगेट करता है। ग्रीन हाउसेस गैसेस को ये प्रोटोकॉल नहीं टारगेट करता है। कल को आपको पूछ लिया जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउसेस गैसेस के लिए भी है, तो उसका आंसर आ जाएगा गलत हो जाएगा। ये सिर्फ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये हुई थी 1987 में। इसका मेन एम क्या था? इसने कॉन्सेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कल को पूछ लिया जाता है कि डिराइव कहाँ से हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, तो आंसर आ जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट से डेवलप हुआ, जो कि 1987 में आई थी। उसने दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जो हम बार बार अपनी यूपीएससी की बुक्स में या कहीं भी देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थ समिट और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और राय डिक्लेरेशन 1992। ये तीनों एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसका एम था इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें से 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट निकल कर आए, डिराइव हुए, जैसे कि CBD, UNFCCC, UNCCD। ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। सो हम आगे पढ़ते हैं। ये तीनों जो एग्रीमेंट्स हैं आपको एकदम प्रिसाइजली याद रखने हैं। जैसे कि कल को आपको पूछ लिया जाता है कि कौन से एग्रीमेंट है जो डिराइव हुए अर्थ समिट से, तो उसका आंसर आ जाएगा CBD, UNFCCC, UNCCD। सो इनको आपको याद रखना है। और ये लीगली बाइंडिंग टारगेट्स हैं, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है एजेंडा 21। इसका भी एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट 1992। एजेंडा 21 रेफर टू द 21st सेंचुरी। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 कहाँ से डिराइव हुआ, किसका प्रोडक्ट है, तो उसका आंसर आ जाएगा अर्थ समिट 1992। आपको बार बार बता रहा हूँ, अर्थ समिट 1992 का प्रोडक्ट है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब हुआ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है हमें 21st सेंचुरी में, उसका मतलब हुआ एजेंडा 21। इसलिए एजेंडा 21 को एजेंडा 21 कहा जाता है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉन बाइंडिंग है ये। बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग इसलिए करवा रहा हूँ कि यूपीएससी इन पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला प्रोटोकॉल बाइंडिंग है या नहीं है, इसलिए ये एजेंडा 21 नॉन बाइंडिंग है, सिर्फ ये रिकमेंडेशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। UNFCCC 1992। जैसे आपको बताया कि 3 बाइंडिंग एग्रीमेंट्स निकल कर आए थे अर्थ समिट से, तो वो थे CBD, UNFCCC, UNCCD। सो हमने स्टार्ट करेंगे UNFCCC 1992 अर्थ समिट से निकल कर आया था। इसका एम क्या था? रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। सो जो तीनों एग्रीमेंट थे उनके अलग अलग एम थे। UNFCCC का एम था रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस और टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। सो ये था UNFCCC का एम। जो हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ते हैं, पेरिस कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें UNFCCC के अंडर आती हैं। सो आप चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रिसाइजली याद रखना है और कंफ्यूज नहीं करना है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर क्या है, UNFCCC के अंडर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सेक्रेटरीट है जो UNFCCC के, वो हैं बोन, जर्मनी में। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल वाज नेगोशिएटेड अंडर दिस फ्रेमवर्क। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशन है UN की, तो वो UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंडर आएंगी। सो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए है और लीगली बाइंडिंग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये UNFCCC के अंडर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आप कॉपी रख लीजिए और लिख सकते हैं। जो UNFCCC है वो प्रोडक्ट है अर्थ समिट का। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो नेगोशिएटेड हुआ था UNFCCC के अंडर। हाँ जी, जो हमारी पेरिस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ हमारी अभी लीमा कॉन्फ्रेंस है, जहाँ अभी लेटेस्ट मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहा जाता है, जो हर साल दिसंबर में होती है,
वो भी यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के अंडर ही होती है। जो प्रोडक्ट है अर्थ समिट का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यूएनएफसीसी किसका प्रोडक्ट है, तो उसका आंसर आ जाएगा अर्थ समिट 1992 का। सो जो इसके सेक्रेटरीट है वो बोन में है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो यूएनएफसीसी के अंडर है। जो यूएनएफसीसी प्रोडक्ट किसका है, अर्थ समिट का। ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ याद होनी चाहिए, इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा हूँ। यूएनएफसीसी प्रोडक्ट है अर्थ समिट का, क्योटो प्रोटोकॉल प्रोडक्ट है यूएनएफसीसी का। ये आप चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। पेरिस कॉन्फ्रेंस, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, ये सारी भी यूएनएफसीसी का ही पार्ट हैं। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ समिट के 3 पार्ट थे, 3 एग्रीमेंट थे जो डिराइव हुए अर्थ समिट से। वो कौन से थे, सीबीडी, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी। हमने यूएनएफसीसी पढ़ ली है, तो सेकंड है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। हमने पढ़ा था जो अर्थ समिट था वो प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट था। सो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ही आता है। सो हम पढ़ते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। इसके 3 मेन एम थे, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 एम क्या थे। सो हम फर्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला एम था सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसके जो कंपोनेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के उसको सस्टेनेबली यूज करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज फेयरली एंड इक्विटेबली, और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। और ये तीनों ही कंपोनेंट आपको बार बार इनका रट्टा भी मार सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं आप। सो फिर रिपीट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फेयरली एंड इक्विटेबली। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सीबीडी के कुछ और भी फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि ये लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। सेकंड पढ़ते हैं द 2 प्रोटोकॉल टू सीबीडीआर, और भी प्रोटोकॉल जो सीबीडी को आगे परस्यू करने के लिए इन्फोर्स किए गए हैं, उनका नाम है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000, वो आगे पढ़ेंगे हम। नगोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी अकॉर्ड 2010, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कौन से कंपोनेंट पर ये जो प्रोटोकॉल किए गए हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यूएनएफसीसी के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल आता था और यूएनएफसीसी प्रोडक्ट है हमारे अर्थ समिट का। जो ये है सीबीडी, ये प्रोडक्ट है अर्थ समिट का। अर्थ समिट के कौन से प्रोडक्ट थे, सीबीडी, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी। हमने 2 पढ़ ली हैं, यूएनएफसीसी एंड सीबीडी। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कन्वेंशन है यूएनसीसीडी 1994। इसका फुल फॉर्म रहेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जो इसका मेन एम है वो है जो बैरन लैंड है उसको फर्टाइल बनाना, जो फर्टाइल लैंड है उसको बैरन बनने से रोकना, यही है इसका मेजर एम। इसके की फीचर क्या रहेंगे, लीगली बाइंडिंग है, और इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सीबीडी भी लीगली बाइंडिंग है। मैं आपको चाहता हूँ आप जब लेक्चर पूरा सुन ले तो आपको जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो याद हो जाएँ। ये सिर्फ लेक्चर आपको सुनना ही नहीं है, आपको याद भी करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपकी जो रिटेनिंग पावर है ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके चीज़ें करवा रहा हूँ कि आप इजीली रिटेन कर पाएँ। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहले भी जिक्र आ चुका है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, और जो यूएनएफसीसी इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। ये यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के अंडर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका मेन एम था फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन। जो प्रोटोकॉल है सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस से ही डील करता है, ये ओजोन गैसेस से नहीं डील करता है। सो ये इसके की फीचर्स हैं, जैसे ये लीगली बाइंडिंग है, नेगोशिएटेड अंडर द यूएनएफसीसी, जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंडर साइन किया गया है, तो आंसर आ जाएगा यूएनएफसीसी के अंडर साइन किया गया है। केम इनटू फोर्स इन 2005, जैसे स्टार्ट हुआ था 1997 में जो इसकी नेगोशिएशन है, पर जो साइन हुआ प्रॉपरली 2005 में। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर 3 मैकेनिज्म है, जैसे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो डिटेल है क्योटो प्रोटोकॉल की हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, कुछ ही गैसेस है जिसके साथ ये क्योटो प्रोटोकॉल डील करता है। उन गैसेस के नाम हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि पहली आ जाती कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स,
परफ्लोरोकार्बन्स। हमारे लिए ये सारे नाम बहुत ही रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि 2018 में यूपीएससी ने पूछा था जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं। जैसे कल भी पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैसेज आती हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो हमारी नेक्स्ट है वो है रोटरडैम कन्वेंशन 1998। जो उसका मेन एम है वो है प्रोसीजर फॉर सर्टन हैजर्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो हमारे केमिकल्स हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका जो ट्रेड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उनका प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। यही है रोटरडैम कन्वेंशन 1998। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी कन्वेंशन कब हुई थी। जैसे पूछ लिया जाता है कल को कंफ्यूज करने के लिए कि जो रोटरडैम कन्वेंशन है वो 2001 में हुई है, तो वो आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है। सो रोटरडैम कन्वेंशन हुई थी 1998 में हैजरस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स को लेकर। ये एक यूएन ट्रीटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000। मैं आपको बताया था कि जो सीबीडी के अंडर आता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, इसका मेन एम क्या था, protecting the biological diversities from the potential risk posed by the living modified organism resulting from the modern biotechnology। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे जीएम क्रॉप्स बन रहे हैं या और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके द्वारा हमारे जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे बचने की जो कन्वेंशन की गई है उसका नाम है कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 ऑन बायोसेफ्टी। जैसे पूछ लिया जाता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन के अंडर आता है, तो उसका आंसर आ जाएगा सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 2000। सो इसको आपको याद में रखना है। ये है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, ये है इसका की पॉइंट। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। सो इसका एम क्या रहेगा, एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये आपको याद रखना है कि क्या एम है। सो ये एलिमिनेट करने के लिए है पीओपीस को आपको याद रखना है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। जैसे कि हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनको कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि जो इनकी लाइफ लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। सो इनको आपको याद में रखना है कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है 2001 में वो किस लिए है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को एलिमिनेट करने के लिए है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेड REDD। सो ये हुई थी 2005 में। ये भी नेगोशिएटेड अंडर द UNFCCC फ्रेमवर्क जो हुआ था 1992 में। सो इसका एम पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डिफॉरेस्टेशन से एमिशन क्रिएट हो रहा है उस एमिशन को रोकना, यही काम है REDD 2005 नेगोशिएटेड अंडर द UNFCCC। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो हुई थी 2001 और वो किसके लिए, पीओपीस के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है REDD प्लस 2008। जो REDD हुई थी वो हुई थी 2005 में। ये भी UNFCCC के अंडर ही नेगोशिएट हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ REDD और REDD प्लस में डिफरेंस क्या है। जो उसका एरिया ऑफ कंसर्न था REDD का वो बहुत ही नैरो था, जो REDD प्लस का एरिया ऑफ कंसर्न है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एनहांसमेंट ऑफ कार्बन सिंक्स। उसका जो एरिया ऑफ कंसर्न था REDD का वो बहुत ही कम था। जैसे आपको बताना चाहता हूँ ये जो REDD प्लस है ये आपको कुछ ना कुछ फंड्स भी देती है फॉरेस्टेशन के ऊपर। जैसे भी जो भी आप ट्रीज लगाएंगे, कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को REDD प्लस कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है, इसलिए ये डिफरेंस है उससे। सो नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल 2010। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नगोया प्रोटोकॉल 2010 है ये भी CBD के अंडर ही आता है। सो हम पढ़ते हैं इसका एम क्या है, असेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज़ ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे आपको बताया था जो CBD का एम था, थर्ड एम जैसे आप पढ़ेंगे, सो उसी एम को परस्यू करने के लिए बनाया गया था नगोया प्रोटोकॉल 2010। सो इट इज़ सो की फीचर्स हैं, इट इज़ ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द CBD, जैसे लिखा हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए। सो जो इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और इसकी फाउंडेशन ये किसके अंडर फाउंड हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है UPSC प्रीलिम्स के लिए और भी स्टेट PCS के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है रायो +20 2012। जैसे हमने 1992 में पढ़ी थी अर्थ समिट या रायो समिट, उसको 20 साल हो गए थे 2012 में, तो उसका नाम रख दिया गया था रायो +20। सो ये इसका भी एम था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। सो की फीचर्स क्या है, 20th एनिवर्सरी ऑफ द रायो अर्थ समिट 1992। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 20th पेरिस समिट टू COP21 2015। इसका एम क्या था, दिस सेंचुरी ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द सरफेस इंडस्ट्रियल लेवल। जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे सिर्फ 2 डिग्री ओवरऑल वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज हो, यही एम था पेरिस एग्रीमेंट COP21 2015 में जो हुई थी। इसके की फीचर्स हैं, नेगोशिएटेड अंडर द UNFCCC फ्रेमवर्क। आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो UNFCCC के अंडर हुई हैं, पेरिस कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल और आपको रेड REDD+। ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो UNFCCC खुद किसका प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट है रायो समिट का, या बोल सकते हैं अर्थ समिट 1992। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।